प्रेमानंद जी के बारे में बताइए। प्रेमानंद का व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो अंधविश्वासी और अंधविश्वास फैलाता है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, रियलिटी उसमें कुछ नहीं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा बड़े नाम है ना ये जाते हैं, उनको फायदा हुआ तभी गए। और एक बार नहीं, कई बारी। हिंदुस्तान में, भारत में जो सबसे सर्वोच्च पद है वह है हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अगर खुद जा रही है वहाँ पे तो कुछ तो बात होगी। अपने देश के जो बड़े बड़े लीडरशिप है, उनकी सोच में विकास नहीं हुआ। उनको इन चीजों का पता ही नहीं है कि यार ये तो एक अपराध की स्थिति में जा रहा है। सोचते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन भ्रष्टाचार से भी एक और बड़ी समस्या हमारे को सबसे बड़ी थ्रेट इंडिया में भी जो है हम अंडरवर्ल्ड से देखते हैं। आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट जहाँ पर आपने कुछ ऐसे केसेस सॉल्व करे या फिर आप इन्वॉल्व हैं? जैसे कन्हैया लाल का मर्डर किया था उदयपुर में, इसी तरह से मेवात इलाके में नासिर और जुनैद को मारा था गाय के लिए। ये धर्म या मजहब के हिसाब से लोग रेडिकलाइज दिमाग के हो जाते हैं। मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मठी शिक्षा, इन पे बैन होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है सर कि हमें बार बार जो है उनको विज्ञान की कसम खानी पड़ेगी या विज्ञान की थ्रू ही प्रूफ करना पड़ेगा? जरूरी क्यों है ऐसा? एक और फर्क मैं आपको बताता हूँ, ये धर्म का फर्क नहीं है, ये फर्क जो है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है सर। हमारे यहाँ पे तो कोई भी बंदा भारत को कभी भी गाली देके निकल जाता है। प्रधानमंत्री ने ऐसा मजाक बना रखा है जैसे तुमने तुम्हारे घर का बच्चा हो। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आईपीएस किशन सहाय। आईजी हैं जयपुर से। इंटेलेक्चुअल बातें भी करते हैं, देश को संभालने की, देश को बढ़ाने की बातें भी करते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें भी करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन आज का डिस्कशन तय करेगा कि हम क्या बात करने वाले हैं, लेकिन ज्ञान जरूर मिलेगा। सर, वेलकम टू द शो। मोहित जी, आपको नमस्कार, आपकी टीम को भी नमस्कार। साथियों, मैं किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर। मोबाइल नंबर है 9460928737। बहुत सारे फोन आ जाएंगे सर आपको। देखो, पूरे देश से जुड़ना है तो नंबर से ही जुड़ सकते हैं, अगर हमारा फिर कनेक्शन नहीं हो पाता यार। सर, आप आईपीएस और आप वैसे ही देश की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, देश की तरक्की में अभी कितने और साल, जैसे हम अब बात करते हैं तो कितने और साल लग सकते हैं? या देश की तरक्की में कौन है जो अड़चने लगा रही हैं चीजें, या आपके हिसाब से देश तरक्की कर चुका है? नहीं, देखो, अपने देश को अभी बहुत तरक्की करना बाकी है, विशेष रूप से विज्ञान तकनीकी में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर है। विज्ञान तकनीकी में भी हम मतलब जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ला रहे हैं, ड्रोन इजराइल से ला रहे हैं, और बहुत सारे आइटम अपन मेडिकल आइटम चीन से ला रहे हैं। तो हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है बस। अच्छा, तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हम ला रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें शायद भारत खुद भी बना ही रहा है। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई उन देशों से जो सामान खरीद रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई आप यहीं इंडस्ट्री लगाओ, और ताकि और उसमें मेक इन इंडिया लिखो, ताकि ये रहेगा भी भारत में बना है। लेकिन इसका हमको कटु अनुभव ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले से कटु अनुभव रहा है। उसने यहाँ शुरू शुरू में किया, फिर धीरे धीरे देश को गुलाम बना लिया। तो जब तक अपने देश में विज्ञान तकनीक में खुद देश आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक अपन जो बाहर की जो कंपनियां हैं, उनके बल पर अपने आप को सुपर पावर देश नहीं कहला पाए। कौन सी चीज है जो देश को सबसे पीछे खींच रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देश में क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। जो विज्ञान की नींव खड़ी होती है, उसकी नींव वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, या अपन पेड़ की जड़ कहें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ये सब मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, उसकी वजह से अपने लोगों के दिमाग उस तरह से नहीं चल पा रहे जो चीन के, रूस वालों के लोगों के चल रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ है कि विज्ञान तकनीकी की जो किताबें हैं, साइंस टेक की किताबें, अपने देश के बच्चे वही किताबें पढ़ रहे हैं जो रूस के, चीन के, अमेरिका के, फ्रांस के बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव की वजह से अपने बच्चे गहराई में चीज़ों में नहीं जा पा रहे। और जैसे पढ़ाई पूरी करते हैं, फिर जीवन वो क्या धार्मिक या मजहब के हिसाब से जीवन जीते हैं। उसको परीक्षा पास करने तक तो उस पढ़ाई को पढ़ते हैं, फिर कहीं अगर उनकी जॉब लग जाती है तो फिर उस जॉब में रहते हैं, लेकिन अपना दिमाग का मतलब 360 डिग्री यूज नहीं कर पाते। वो कैसे होगा? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये कहता है, एक तो जिज्ञासु बनो, दूसरा ये कहता है कि भाई कोई प्रकृति में घटना घटती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। और धार्मिक या मजहबी दृष्टिकोण क्या कहता है, प्रकृति में कोई घटना घटी तो उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड घटा रहा है। मतलब वहाँ तो कहेंगे पेड़ का पत्ता भी हिला तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड की मर्जी से हिला। और यहाँ कहेंगे भाई पेड़ के पत्ते वगैरह कोई भारी बल लग गया हवा वगैरह से, पत्ता हिल जाएगा।
तो बेसिक डिफरेंस है। ये डूअर इफेक्ट थ्योरी होगी धर्म की। डूअर मतलब ईश्वर अलग और करता है और उसका इफेक्ट है। ये कौन वो कहता है? कॉज इफेक्ट थ्योरी है। ये कौन कह रहा है? ये साइंस नहीं कह रही, आप कहते हैं? कौन सी? ये भगवान कुछ भी कर रहे हैं, ये साइंस नहीं कहती है, आप हाँ, ये साइंस नहीं कहती है। ओके। न्यूटन ने या आइंस्टाइन की बात करिए, न्यूटन की, सम ऑफ एनी वन कोई ऑफ दीज, है ना? इनमें से किसी का तो था, मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, इनमें से किसी एक ने जब ग्रेविटी के बारे में बात करी, आई थिंक न्यूटन था, हाँ। तो जब पूछा कि ग्रेविटी ऐसे काम क्यों कर रही है, बहुत सारे सवाल आ गए, हम्म, तो बहुत सारी चीजें साइंस से समझाई उन्होंने, हम्म, लेकिन जब वो नहीं समझा पाए तो उन्होंने कहा गॉड एग्जिस्ट, उसे भगवान कर रहा है। मतलब जिसने ये थ्योरीज बनाई है वो इंसान खुद, ये जिसको आप पढ़ते हुए हम सब बड़े हुए, जिसके बेस पे हमने सारे लॉ ये वो निकाल दिए, सारी थीसिस निकाल ली, ग्रेविटी निकाल ली, अगर वो बंदा भी खुद ये फेल हो गया था तो देखो, अब और आज की डेट में भी, मैं आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं, आज की डेट में भी साइंस इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि ये पता चल सके कि ग्रेविटेशनल जो पुल है वो काम कैसे करता है। उसकी कोई भी इक्वेशन समझ में नहीं आई है अभी तक। आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन अभी तक नहीं आई। वो एक ऐसी चीज है जो मिथ बनी पड़ी है। अब एक आप तो बताइए, अगर हमने कहते साइंटिस्ट भी कहते हैं ये बात, तो हाँ, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। विश्वास और अंधविश्वास में धागे का फर्क है। एक है बिलीफ सिस्टम, हम बिलीव करते हैं, दिस आई बिलीव इन इट। धर्म बिलीफ पे चलता है, फैक्ट्स पे तो चलता ही नहीं है, आई बिलीव इन इट। और बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा है कि वो एक इंसान के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट कर देता है कि मेरा सब अच्छा हो रहा है और अच्छा होने भी लगता है। एक इंसान को अवसाद में डाल दीजिए, उसको डिप्रेशन हो जाएगा। एक पिक्चर आपने देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें किसी एक कम्युनिटी की बात आमिर खान करते हैं कि एक कुनबा है। मोहित जी क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर क्या पहले वाली बातें छूट जाएंगी। तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ पूरा, कि एक कुनबा है, उसको वो क्या करते हैं, खड़े होकर एक पेड़ को कर्स करते रहते हैं। उनकी कर्सिंग से ही वो पेड़ खत्म हो जाता है, काटने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज द बिलीफ सिस्टम जो आप बात करो, बिलीफ सिस्टम में। अब आप मुझे इसके अलावा कुछ बताइए जो बिलीफ सिस्टम से हट करो। देखो, एक तो आपने न्यूटन की बात की, तो न्यूटन तो 17वीं 18वीं सदी में पैदा हुआ था। उसके बाद तो विज्ञान ने बहुत कुछ खोज लिया। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि विज्ञान कोई अपनी आखिरी सीमा पर नहीं पहुंचा। विज्ञान में तो क्या अभी मतलब बहुत कुछ खोज बाकी है। और अपन यही कहते हैं प्रकृति में जितने भेद खुले विज्ञान से खुले, और बचे हुए रहस्य भी विज्ञान से ही खुलेंगे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, जैसे अब बहुत सारे, जैसे मान लो अभी ताज़ा जो नया वैज्ञानिक हुआ था स्टीफन हॉकिंग, उसने पहले तो कहा था भाई ईश्वर वगैरह की मर्जी से ये ग्रह घूम रहे हैं, फिर वो बाद में आ गया भाई ईश्वर नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल को समझाने के लिए, जैसे आपने कहा था भाई कहीं अभी तक भी कहीं कर्वेचर बनता है या इस तरह की बात आती है। न्यूटन के हिसाब से अपन ने पढ़ा था भाई दो पिंड के बीच में बल लगता है। उसके आधार पर अपन देखो अपना जैसे सैटेलाइट काम कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के तहत जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या दूसरे सैटेलाइट है। तो विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, उसके आधार पर तकनीकी में कोई उसका उपयोग हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें मतलब उतना इसका जो उसका इफेक्ट को अपन देख रहे हैं उसको यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें और खोज हो सकती है। तो संभावना विज्ञान में तो और बढ़ती है, और उसका रिफाइनमेंट होगा, न कि वो झूठी हो जाएगी। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है कि जिस पदार्थ में मतलब मास होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा। ये उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे उस मास की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो स्थान घेरेगा, उस पर वजन होगा, तो ये उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो और फिर आपने प्लेसिबो इफेक्ट की बात की थी। ये प्लेसिबो इफेक्ट थोड़ा सा काम करता है, मतलब 10-5% में आप जैसे अवसाद में चलेगा, आप खुशी में बदल सकता है। लेकिन इसका वैसे मतलब व्यक्ति के खुद के दिमाग पे कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन इसका बाहर कोई असर नहीं पड़ सकता। जैसे अभी आपने कहा पेड़ सूख गया है, इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि पेड़ को अगर उसको वो किसी तरह से हो सकता है उसमें दीमक लग गई हो और किसी कारण से सूखा हो, उसको खोद के देखते तब उसका पता लगता। बट इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ये एक कम्युनिटी है अफ्रीका में, दे डू इट। वो काटते नहीं, कर्स करते हैं खाली। कर्सिंग कहते हैं ना, कर्स करना, किसको बुरा बोलना। अपने और देश उससे में भी जैसे कहते हैं साहब मूठ देने का सिस्टम था, कोई मूठ दे देने से पेड़ सूख जाता है, ऐसा था कई जगह। अब इसका कहते हैं मूठ से आदमी मर जाता है, मूठ देने से पेड़ सूख जाता है। तो फिर लोगों को कहते हैं यार पाकिस्तान की सीमा पर जाओ और वहाँ पाकिस्तान के सैनिकों को मूठ दो, ताकि अपन को हथियारों की जरूरत नहीं पड़े, और उनको कर्ज करो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा हुआ है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ है। और इसको आप पढ़िएगा। एक जब हम ब्रह्मास्त्र विद्या की बात करते हैं, माँ बगलामुखी, इनको वल्गाह की देवी कहा गया, वल्गामुखी, उसमें एक ऐसा एक तंत्र है
जिससे पूरी सेना का स्तंभन किया जा सकता है, जो इस्तेमाल भी हुआ है एक टाइम पे। इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप पढ़िएगा। लेकिन मध्यकाल में देखो अपन को कितना गुलामी झेली, मतलब महमूद गजनवी से लेके बाबर तक, और फिर अंग्रेज भी आ गए। अपने इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया भाई। अपने पास ये सारे तंत्र मंत्र पहले भी थे, सारे देवी देवता थे, सारे भगवान थे, लेकिन अपने लोग गुलामी झेली, लोगों को मतलब अनगिनत अत्याचार झेलने पड़े, अमानवीय अत्याचार जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से लाखों लोगों को गुलाम बना के मध्य एशिया में बेचा गया, या 10-10, 20-20 हजार औरतों को जोहर करना पड़ा, मतलब आत्महत्या थी वो एक तरह से, और छोटी छोटी लड़की भी उसमें शामिल थी। तो अपन देखते कि ये सारी चीजें अपने पास थी, ये तो कहते हैं हमारे पास तो प्राचीन काल से आ रही है, लेकिन मध्यकाल में उनका कोई उपयोग नहीं हो पाया। हाँ, हो सकता है उस तरह के लोग उस टाइम पे जो थे वो लिमिटेड रहे हों। मैं ये मान के चलता हूँ, ये हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटी हर चीज की मान के चलता हूँ कि मध्यकाल में क्या हुआ उस टाइम मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे। उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी लोगों के साथ, हमें पता ही नहीं है। किस तरह से जो लोग हैं कहाँ कहाँ जाके, और हो सकता है जो लोग बचे, जो विद्या को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लोग कई होंगे जिन्होंने अपने लेकर रहा देखो होगा। मोहित जी, इतिहास से अपन सबक लेते हैं। हम इतिहास को झुठला देंगे तो फिर अपन सीख क्या लेंगे? हम कह दे भैया ऐसा हम नहीं थे, चलो नहीं थे, लेकिन इतिहास में लिखा हुआ है, और सिर्फ भारत का इतिहास थोड़ी कहता है, दूसरे देशों में भी इतिहास लिखे गए भाई, जैसे चीन में लिखा गया, अरब में लिखा गया, दूसरे देशों ने इतिहास को लिखा, और अपने देश में भी है। क्योंकि जो इस्लाम आया था तो उनके साथ उनका इतिहास लेखन की परंपरा थी, तो उन्होंने मिनार सिराज वगैरह बहुत सारे लोगों ने लिखा उसमें, और ये सारी बातें लिखी है। आपको इब्न बतूता का नाम सुना होगा? इब्न बतूता भारत आया था, वो इस बलबन के टाइम पे, सर बलबन नहीं, वो तुगलक के टाइम पे। वो लिखता है कि भाई जब यहाँ ईद मनाते थे, तो ईद के दिन क्या करता, शाम को जश्न होता, और जश्न होता तो जो यहाँ के राजा महाराजा जो साल भर में वो राजा हराता था, मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी लड़कियों को नचाते थे, और फिर उनको बांट देते थे मेहमानों में। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, जो और सुंदर सुंदर लड़कियां थी यहाँ के, मतलब विशेष रूप से हिंदू धर्म की, उनको नचाते, फिर उनको अपने उनमें बांट देते। उसको भी मतलब 2-3 बार लड़कियां मतलब दी थी। तो कितने अत्याचार हुए, मतलब मन से तो कोई किसी के साथ रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, और उनको एक तरह से पकड़ करके गुलाम बना के इस तरह से उनके साथ किया गया, और हम उसको झुटला दे हमारे पूर्वजों के साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ। तो फिर अपन एक तरह से मतलब कुछ सीख नहीं ले रहे। नहीं, गलत तो कोई नहीं कहता कि गलत नहीं हुआ, झेला सब गया। तो अगर हम ये देखें कि वो तो उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के आने के बाद भारत आजाद हुआ, उसके लिए लड़ाई हुई। आज भी अब ये मानते हैं कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं किसी गुलामी में है। गुलामी में तो नहीं है, लेकिन कमजोर तो जरूर है। अब जैसे ईरान वगैरह का युद्ध हुआ तो कई बार अपने वहां से मतलब लोगों को मार दिया, तो 15-16 मार दिए। अपन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं थी सेना के पास, ताकि उसका बदला लेते। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप कमजोर महसूस करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो हथियार अपने सारे के सारे खरीदे हुए हैं, आपको सबको पता है, जैसे वायुसेना के 3 विमान है। अपन ने सुखोई तो रूस से खरीदा, मिराज और राफेल फ्रांस से खरीदा, ड्रोन अपन इसराइल से, हेरॉन ड्रोन इसराइल से ला रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन अपन अमेरिका से खरीद रहे हैं। अभी जैसे अपना और थल सेना के टैंक है, ये अपन रूस से खरीदे हैं। इवन जो राइफल भारत में सैनिकों के पास है, 7 लाख राइफल अपन ने रूस से खरीदी है, AK-203। मतलब 1 लाख तो बनी बनाई देगा, 6 लाख यहीं पे बनाएगा अमेठी में। 1.5 लाख राइफल अपन ने अमेरिका से खरीदी है, क्योंकि हमारे सैनिक जो जम्मू कश्मीर में लड़ते हैं, तो वहाँ जो आतंकवादी जो उनसे लड़ने आते हैं, उनके पास उच्च श्रेणी की राइफल होती है, और हमारे सैनिकों को फिर मरना पड़ता था। तो उन्होंने कहा भाई हमको भी बड़ लेवल के हथियार चाहिए, इसलिए हमको खरीदने पड़ते हैं। तो और जैसे अपनी जल सेना है, उसके लिए अपने 6 पनडुब्बियों के लिए बिड कर रहे हैं, कोई कहीं न कहीं से, कभी कहते हैं जर्मनी से खरीद रहे हैं, कभी फ्रांस से के साथ कर रहे हैं। तो अपने सब के सब मतलब हथियार, खरीदे हुए हथियारों पर अपन निर्भर हो रहे हैं। तो ये अपने लिए मतलब उसकी बात नहीं हो सकती, गर्व की बात नहीं हो सकती। ओके। अब सर बहुत सारी चीजें हम बना भी रहे हैं, जैसे आपने बोला कि 1 लाख हमने खरीदी, 6 लाख हम बना रहे हैं। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, स्लोली ग्रेजुअली ही तो डेवलपमेंट होता है, ये तो है ही पहले से अब तक अगर हम देखें। इसका तो मैं बताऊं मोहित जी, जैसे 1905 में आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। जी जी। और फिर 2025-26 में अगर हमारे प्रधानमंत्री उसी नारे को दोहरा रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, और अब 120 साल हो गए, 120 साल में से 78-79 साल तो अपनी आज़ादी के हो गए, और मतलब 40 साल गुलामी के हो गए। तो हमको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यार 120 साल बाद अगर हम उस नारे को ही दोहरा रहे हैं, उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी, अब वस्तुएं चीन की हैं, तो क्या हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमको कुछ बड़ा चेंज लाने की जरूरत है इस देश में? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन प्रेमानंद जी को गलत कह के कैसे लाओगे?
प्रेमानंद जी को आपने बोला उनके बारे में। मैंने यूँ बोला था कि भाई प्रेमानंद का व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो अंधविश्वासी और अंधविश्वास फैलाते हैं। और मैंने सिर्फ उनके लिए नहीं बोला, मैंने कहा था जाकिर नायक है या नदवी है, जो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, चाहे वो सिख के स्कॉलर हैं, चाहे वो बौद्ध के स्कॉलर हैं, चाहे जैन के बनते वगैरह जैसे, ये सब के सब अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। मैं कैसे? इनको थोड़ा मैं मुझे आप प्रेमानंद जी के बारे में बताइए कि वो अंधविश्वास कैसे, उन्होंने क्या ऐसा बोला कि वो कहते हैं मैं अंधविश्वास ये को? बात बताऊँ भाई, जितनी भी काल्पनिक बातें हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा, जन्नत जन्नुम या स्वर्ग नरक, भूत प्रेत या जिन्न, देवी देवता या फरिश्ते, आत्मा, परमात्मा, ये सब काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। कुरान हदीस हो, चाहे वेद गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे दूसरे हो, उनमें जो ये बातें लिख रखी है मनगढ़ंत और काल्पनिक है, ऐसा है कुछ नहीं। जो इनको सत्य मानता है वो अंधविश्वासी है। अब जैसे वो कहते हैं साहब, 8 करोड़ बार अगर आप राधा राधा करोगे तो आपको राधा के दर्शन हो जाएंगे। अब ये क्या होता है, अपन बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो क्या, उसके अपने दिमाग में हेलुसिनेशंस पैदा होते हैं। उसका अंग्रेजी शब्द है हेलुसिनेशन, हिंदी में बोलते हैं मति भ्रम। तो अपन को ऐसा महसूस होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। अगर आप 5 आदमी हैं और एक आदमी को मतलब हेलुसिनेशन आता है, उसको तो दिख जाएगी, लेकिन 4 को नहीं दिखेगी। तो उसके दिमाग में ऐसा महसूस हो रहा है। इसको जैसे ट्रांस में ले जाने की प्रक्रिया भी कहते हैं, जैसे श्याम मानव भी करता है। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है, रियलिटी उसमें कुछ नहीं है। ओके, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बड़े नाम है, हाँ, ये जाते हैं, उनको फायदा हुआ तभी गए, और एक बार नहीं, कई बारी, हर बारी जीतने के बाद विराट कोहली जाता है। उसके आगे और थोड़ा बढ़ जाते हैं सर। आपसे, हमसे, सबसे, जो हिंदुस्तान में, भारत में जो सबसे सर्वोच्च पद है वह है हमारे राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति अगर खुद जा रही हैं वहां पे तो कुछ तो बात होगी। ऐसे तो है नहीं कि राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल ये कहता होगा अरे ऐसे किसी भी के पास चले जाओ। अगर स्पेसिफिकली उनके पास जा रहे तो कोई तो बात होगी। आप उसको कैसे जुटला सकते हैं? नहीं, ये सब जा रहे हैं, लेकिन ये अंधविश्वास के तहत जा रहे हैं। मैं तो ये कह ये रहा भी हूँ, अंधविश्वास कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये अंधविश्वास कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ प्रेमानंद है, चाहे जाकिर नायक है, इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हर धर्म के जो ये धार्मिक गुरु हैं या स्कॉलर्स हैं, इनको मैं इनवाइट करता हूँ भाई आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करिए और इस देश को विज्ञानवाद पर लाने की लेकिन प्रचार करिए। ऐसा क्यों है सर कि हमें बार बार जो है धर्म को विज्ञान की कसम खानी पड़ेगी या विज्ञान की थ्रू ही प्रूफ करना पड़ेगा? जरूरी क्यों है ऐसा? विज्ञान क्यों अपने आप को धर्म से प्रूफ नहीं करता? विज्ञान, आपने बोला ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, सब चीज थोड़ी जान गया। विज्ञान जब जान जाए, सपोज मैं कहता हूं आप सही, लेकिन व्हाट इफ आने वाले टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग जब आ जाए और क्वांटम फिजिक्स इतनी आगे बढ़ जाए और वो प्रूव कर दे कि जी भगवान होते हैं, है स्वर्गलोक नर्कलोक, है कुछ ऐसा जो हमारी रीत से बाहर है। सर अभी तो हम चांद तक भी ढंग से नहीं पहुंचे, हम बात कर रहे हैं पता नहीं कहाँ की। तो अगर ये प्रूव हो गया फिर क्या? पॉसिबिलिटी का एक दायरा तो छोड़ना पड़ेगा। एंड देन सेकंड थिंग इज फेथ। मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं मानता हूं किसी को, मेरे को लगता है वो सही है, तो कोई और क्यों क्वेश्चन कर रहा है? आप किसी को नहीं रोक सकते ना। किसी की आस्था अल्लाह में है, वो अल्लाह को मान रहा है, आप रोक थोड़ी लोगे। किसी की आस्था प्रभु राम में है, वो प्रभु राम को मानता है, आप तो रोक थोड़ी लोगे। आप उनको ये कह सकते हो कि उनके ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। उनका एक टाइम है जिसमें उनको संतुष्टि मिलती, हो जाते हैं, अपना सुनते हैं, इट्स लाइक टाइप ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद वो पूरी जिंदगी में, पूरी दिनचर्या में अपना बाकी का काम कर रहे होंगे, ऑफिस देख रहे होंगे, बच्चे संभाल रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, मल्टीपल थिंग्स। ऐसा तो होता ही होगा ना। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना फोन अभी देख रहे हैं और आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो पूरे दिन थोड़ी देखते होंगे, आपको लगा अच्छी बात है। अगर आपको लेना है, ग्रैब करना, आपके फोन पे कितनी चीजें आती होंगी सर सुबह शाम तक, आपको लगता हो यार अच्छी चीजें मैं लेता हूँ, बुरी हटा देता हूँ। ये भी तो वैसे ही देख सकते हो आप। नहीं, ये आपने जो बात कही है कि भाई कोई अपना मान सकता, ठीक है, लेकिन अपन तो ये चाह रहे हैं भाई वो मान रहा है उसको, क्योंकि चीज़ों जैसे कई कोई आदमी किसी चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, गहरा ही जाता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है भाई इन चीज़ों से देश को फायदा नहीं हो रहा। जैसे अपन जैसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड को मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? आमतौर पर अपने धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। और जिसने धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब में लिखा, वो कोई क्वांटम फिजिक्स के मतलब कोई वो एक्सपर्ट नहीं थे। वो तो नॉर्मल उस समय जो दुनिया में प्रचलन में थी उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे थे। जो मोहम्मद ने बात कही थी वो ऐसे नहीं थी, वो कोई उसमें, वो तो क्या उस समय प्रचलन में थी वो बातें। उसने उस धर्म के हिसाब से, क्योंकि पहले यहूद धर्म में बातें चल रही थी, एक ईश्वर की बात पहले से आगे थी, गॉड की भी आगे थी, उसने उसी बातों को घुमा फिरा के थोड़ा ऐड वैड करके जोड़ दिया। तो उस समय वो जैसे धरती वही केंद्र में है, ये बात पहले से प्रचलन में थी, तो उन्हीं बातों को उसने मतलब रिपीट कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए कृष्ण के टाइम पे गीता वगैरह आई, तो उस समय वो बात है कि भाई कोई भगवान होता होगा, ईश्वर होता होगा, तो वो बातें प्रचलन में थे, उन्हीं बातों को उन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ लिया।
तो जिन लोगों ने इनको कहा गया है, और अच्छा एक से शुरू हुई है, जैसे मान लो इस्लाम किससे शुरू हुआ, एक आदमी से, आज 200 करोड़ मान रहे हैं। क्रिश्चियन किससे शुरू हुआ, ईसा से, आज 210-20 करोड़ मान रहे हैं। तो ये चीजें अपन को ऐसा लग रहा है भाई वो कोई एक्सपर्ट नहीं थे, उन्होंने अपने उस समय का जो बिलीफ सिस्टम था उसको ही थोड़ा सा मतलब उसके आधार पर अपना संगठित कर दिया लोगों को और बता दिया। अपन ये सोच रहे हैं भाई ये देश के लिए काम नहीं कर रही, इतिहास में भी काम नहीं किया, वर्तमान में भी काम नहीं करी। अगर अपन संगठित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हो जाएं तो अपन चीन, रूस, अमेरिका की टक्कर मार सकते हैं। अब इसकी तुलना कर लो, भारत में 98% लोगों का अपने ईश्वर अल्लाह गॉड को मान रहे हैं, और चीन में 90% लोग किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, यहोवा को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते। लेकिन वो 44 टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में, उसमें 37 पहले स्थान पर आ गया। रूस को और यूरोप को और अमेरिका को पछाड़ दिया, और हम एक में भी नहीं है। तो हम, अच्छा हमारे ये पहले ही बता दिए किताबें एक ही चल रही हैं, अपनी पढ़ाई का में कोई किताबें अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अगर बच्चा, अब जैसे नीट का पेपर हुआ और कोई बच्चा यहाँ नीट में पास नहीं हो रहा, तो वही बच्चा रूस में, चीन में, यूक्रेन जाके MBBS कर रहा है। इसका मतलब विज्ञान का सिलेबस तो एक ही है, और वहाँ जो पढ़ के आता है वो भी वही किताबें चलती है जो यहाँ चल रही है। एक और फर्क मैं आपको बताता हूँ, ये धर्म का फर्क नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये फर्क जो है वहां पे रिजर्वेशन नहीं है सर। आप कह रहे हो ना, मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, आप तो पुलिस में हैं, आप जानते ही होंगे। जहां पर भी आप बात कर रहे हो दूसरी कंट्रीज की, ना तो वह रिजर्वेशन है, ना वह कास्ट सिस्टम है, ना इस तरह की बात होती है, ना वहां पे पॉलिटिक्स हो सकती है हो, लेकिन वहां की बातें बाहर तक नहीं आती। पीपल आर वेरी मच नेशनलिस्ट, वेरी मच नेशनलिस्ट। हमारे यहाँ पे तो कोई भी बंदा भारत को कभी भी गाली देके निकल जाता है। प्रधानमंत्री तो ऐसा मजाक बना रखा है जैसे तुमने तुम्हारे घर का बच्चा हो। एक पोजीशन की रिस्पेक्ट होती है सर, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते तो हम लानत है हमारे को देश में रहने के लिए। देन वी ऑलवेज सी कि हमें बाहर अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? आप अपने देश को अच्छा क्यों नहीं बना रहे हो? आपका यूथ अच्छा नहीं बना पा रहा है। हम बटे हुए हैं। अभी अगर आप चाहते हैं हमारे देश में इक्वालिटी आ जाए, आप करिए ना ऐसा कुछ काम की इक्वालिटी आए। एक बच्चे के नंबर ज्यादा आते हैं, वो बेचारा नहीं ले पाता एडमिशन, एक बच्चे के नंबर कम आते ले लेता है, लेकिन बाहर नहीं होता, इसलिए बंदे बाहर भाग जाते हैं। हमारा टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है? आपको रूट कॉज पकड़ने पड़ेंगे। हर चीज धर्म की वजह से नहीं हो सकती, मैं कुछ आपको पॉलिसीज की वजह से भी है। मैं आपको बताऊं, अब आपने कहा भाई ईश्वर अल्लाह गॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए कि इस्लामिक देश 57 है, और लगभग 190 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन वो अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह की मेहरबानी है, और मतलब कुरान, हदीस और सीरत नबी उसको ही मानते हैं। तो उनका विज्ञान तकनीकी में शून्य योगदान मान सकते हो, उनको तो कोई जातिवाद नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उनका दिमाग धार्मिक दृष्टिकोण का होगा, वो चल नहीं रहा। दूसरा, आपने कहा था भाई जाति आरक्षण को खत्म करने की बात थी। मैं भी इस बात में हूँ, भाई आरक्षण क्यों दिया गया लोगों को? जाति प्रथा की वजह से दिया गया। जाति व्यवस्था उसका आधार बनाया गया। हम कहते हैं जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रयास करो अपन। जैसे अपन जाति की व्यवस्था को खत्म करने के प्रयास करें तो फिर ये जातिवाद खत्म होगा। अपन क्या जाति प्रथा या जाति व्यवस्था को तो छेड़े नहीं, और सिर्फ क्या जाति के आधार भेदभाव नहीं हुए, तो जाति व्यवस्था होगी तो जातिवाद होगा ही होगा। तो इसलिए अपन को जाति प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। अब जैसे मान लीजिए कोई मनपसंद शादी करता है, हमको उसमें मतलब बाधक कभी नहीं बनना चाहिए, साधक बनना चाहिए। इसी तरह से जैसे अपन बोलते हैं एक दूसरे सरनेम से बोलने के बजाय फर्स्ट नेम से बोलना चाहिए। जैसे मोहित जी है, किशन जी है, या किशन साहब जी, ऐसे बोल दो। लोग बाग क्या कि शर्मा जी, गुप्ता जी, मीणा साहब, जाट साहब ऐसे बोलते हैं। तो ये अपन को धीरे धीरे क्या अपनी प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी। मैंने पुलिस में रहते हुए ये भी काम किया कि जो नेम प्लेट होती है या ऑफिस के बाहर प्लेट होती है लोगों की, उनके सरनेम हटवाए, और अगर वो किसी के सरनेम था तो मैं उस नेम प्लेट को तोड़वा देता कि भाई दोबारा बनाएगा तो सही बना लेगा। तो क्या कि जैसे मान लीजिए इसमें जाति, मतलब आदमी अगर नेम प्लेट पे जाति रखता है या गोत्र रखता है या अपने ऑफिस के प्लेट पर रखता है, तो एक तरह से वो घोषित कर रहा है अगर भाई ये इस तरह के, भाई मैं इस जाति का हूँ। अब जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, इनको भी जैसे मोदी वगैरह ऐसे सरनेम हटाने चाहिए थे। जो बड़े बड़े रेखा गुप्ता जैसे यहाँ की मतलब मुख्यमंत्री है, इनको खुद को सोचना चाहिए था कि मैं अपना ये सरनेम हटाऊं। तो उससे जो क्या कि मतलब अपनी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अपन क्या करते हैं, किसी से मिलते हैं तो अपने लोगों की क्या इच्छा रहती है, भाई पहले मैं इसकी जाति जान लूँ, फिर उसके हिसाब से इससे बात करूंगा। तो आरक्षण को अपन खत्म करने के लिए सबसे अपन ये कहते हैं 50-60% लोग इस सोच के हो जाए, अगर अब हमको जाति प्रथा की जरूरत नहीं है, जाति व्यवस्था की जरूरत नहीं है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, लोगों में अनरेस्ट नहीं होगा। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें क्या, और बीइंग अ पुलिस पर्सन, आपको कहाँ कहाँ पे आपने ऐसा नोटिस करा कि जो हमारे लिए, समाज के लिए या इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है? देखो, एक तो अपने देखते हैं जैसे आतंकवाद की अपने बात करते हैं, अगर भाई इससे मतलब अपने मतलब एक थ्रेट है देश के लिए,
और कई जगह मतलब ये भी है कि भाई अलग देश की मांग भी आगे उठ सकती है, पहले भी इस देश के टुकड़े हुए हैं धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि भाई ये जो परंपरागत धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन धर्मों को खत्म करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो धार्मिक शिक्षा है, मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मठी शिक्षा, ग्रंथी शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, इनको बंद करने की जरूरत है। क्योंकि जो बच्चा धार्मिक शिक्षा से पढ़ के आएगा, वो अपेक्षाकृत ज़्यादा कट्टरपंथी होगा, अलगाववादी सोच का होगा। हम कहते हैं भाई स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपने पूछा और देश की थ्रेट के लिए जाति प्रथा है, क्योंकि हमारे देश में जाति प्रथा के आधार पर लोग वोटिंग भी करते हैं। अच्छे कैंडिडेट को छोड़ करके जाए मतलब बढ़िया है, उसके बजाय अपनी जाति वाले कैंडिडेट को वोट देना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने जो इसमें इसका समाधान सोचा कि भाई भारत के समाज को किस तरह से होना चाहिए। तो यह भाई अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म या मजहब अंधविश्वासियों से आपको बहुत प्रॉब्लम है। जाति विहीन, सर ऐसा हुआ कभी आप जैसे नहीं जाति विहीन, मैं वापस आ रहा हूँ, आपने सारी बातें बोल दी, लेकिन आप जैसे बड़ा खुल के हर धर्म के लिए आप बोल थोड़ा रहे सा हैं। और मैं हाँ बताइए। साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप सारे धर्मों के लिए बोलते हैं। हाँ, आप ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म नहीं के लिए नहीं बोल नहीं रहे हैं। नहीं, उससे कोई फायदा ही नहीं है। तो आपके पास कभी ऐसे नहीं होता कि किसी धर्म, कई सारे हैं जो तन सर से जुदा ऐसे करके हो जाता, तो आपके पास, मैं तो कह रहा हूँ भाई इस आप तरह, तो पुलिस में हो सर, आपके पास तो आ नहीं सकती ऐसी कोई कॉल? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अगर सर तन से जुदा के नारे लगते हैं या कोई कहता है साहब इसकी जीभ काट के लाओ या इसका कोई मार देगा तो मैं इनाम दूंगा, ये क्या मतलब ये एक तरह से उसकी हत्या को उकसाने के लिए ये बात कही, ये तो अपराध की श्रेणी में जाता है। और संबंधित मतलब पुलिस वालों को इनके मुकदमे दर्ज करने चाहिए हत्या के लिए, उकसाने के। ये ऐसे नहीं जाने, लेकिन करे नहीं जाते ऐसा, तो करे नहीं जा रहे। तो ये तो जहाँ पोस्टिंग है जिन पदाधिकारी को, उनकी गलती है, वहाँ की सरकार की भी गलती है। सरकार को निर्देश देना चाहिए इस तरह से किसी की हत्या के लिए कोई उकसा रहा है तो आप उसको कैसे क्यों जाने दे रहे हो। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा था, अपने देश के जो बड़े बड़े लीडरशिप है उनकी सोच में विकास नहीं हुआ, उनको इन चीजों का पता ही नहीं है कि यार ये तो एक अपराध की सीढ़ी में जा रहा है। और अब आप देखते हो मतलब सोशल मीडिया पे मतलब खुल के इस तरह के नारे लगते रहते हैं, या कोई घोषणा कर देता भाई इसकी जीभ काट के लाएगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, लेकिन उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। तो ये तो इसका मतलब हमारे लीडरशिप में वो समझ ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो रीजन अपने क्या है, अपने लोगों में अपने सोचते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन भ्रष्टाचार से भी एक और बड़ी समस्या हमारे समझ का घाटा है। हमारे दिमाग का विकास नहीं हुआ तो हमारे सामने इस तरह की बातें आ जाती है, उनको लोग नोटिस नहीं करते। तो पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी है कोई सर तन से जुदा के नारे लगे या जीभ काटने के लिए नारे लगे या और किसी इसका सर लाने के लिए कोई भी नारे लगते हैं या कोई घोषणा करता है मैं इतना इनाम दूंगा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए। सर अगर हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर में देखें तो हमारे को सबसे बड़ी थ्रेट जो रही है या इंडिया में भी जो है, हम अंडरवर्ल्ड से देखते हैं। आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट आपके करियर में हुए जहां पर आपने कुछ ऐसे केसेस सॉल्व करे या फिर आप इन्वॉल्व रहे? हाँ, कई बार ऐसे जो लोग बाग थे भाई, जो जैसे एक बार सिम्मी वाले थे, उनसे बातचीत हुई, उनको इंटरोगेट किया। और कई बार जैसे धर्म के आधार या मजहब के आधार पर लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं और वो उसमें अपने जो धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब में लिख रखा उसी को सही मानते हैं, और उनमें ऐसी बहुत सारी अमानवीय बातें या दूसरे धर्मों के लिए ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो इसलिए मतलब वो इस तरह से हो जाते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, हमारे ग्रंथ में ऐसे लिख रखा है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कन्हैया लाल का मर्डर किया था वहाँ पे उदयपुर में जी, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हम मतलब उसकी पालना कर रहे हैं, हमारे कुरान हदीस में लिख रखा है, उसके हिसाब से मारा है। इसी तरह से मेवात इलाके में नासिर और जुनैद को मारा था गाय के लिए, तो वो मारने वाले भी ये सोच रहे भाई हम धर्म के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। तो ये धर्म या मजहब के हिसाब से लोग रेडिकलाइज दिमाग के हो जाते हैं। हालांकि किसी धर्म में ज़्यादा है किसी में कम है, ये बात हो सकती है, लेकिन वो उस आधार पर हो जाते हैं, फिर वो क्या बड़े कट्टर भी हो जाते हैं और वो अपनी जान को भी परवाह नहीं करते। तो इसके लिए मैं फिर यही कहा कि भाई जो धार्मिक शिक्षा है, मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मठी शिक्षा, इन पे बैन होना चाहिए, इनकी पाबंदी होनी चाहिए। हर साल मान ले लाखों लोग 10-20 लाख लोग पहले कट्टरपंथी निकलेंगे, फिर हम उनको वापस नॉर्मलाइज करेंगे। तो उनको स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का सिलेबस देना चाहिए और इसको हटाने की जरूरत है। हाँ, इन धर्म ग्रंथों का या मजहबी किताबों को और फिर भी लोगों में रोल रहेगा, तो इसलिए मैंने इनको खत्म करने की बात कह दी, भाई धर्म या मजहब को खत्म करेंगे ताकि इन किताबों का मतलब या ग्रंथों का यूज ही खत्म हो जाए। तो मतलब बेसिकली क्राइम किसी क्रिमिनल माइंड की वजह से आप कह रहे हैं नहीं हो रहा है, धर्म ग्रंथों की वजह से क्राइम हो रहा है? नहीं, क्रिमिनल माइंड की वजह से होता है, मैं एक ही कारण नहीं है। जैसे आपने थोड़ा वो पूछा था ना आतंकवाद वगैरह या अंडरवर्ल्ड के हिसाब से पूछा, उसके लेकिन वो भी सारे थोड़ी हैं सर। हाँ, लेकिन मैं बताऊं 25-30% अपने देश में क्राइम हो रहा है गरीबी के हिसाब से। अच्छा। हाँ, बेरोजगार हो जाते हैं, फिर वो गरीबी होती है तो फिर मजबूरी से भी कर लेते हैं।
अगर ये देश मान लें इसमें गरीबी मिट जाए और ये लोगों को रोजगार समय पे मिल जाए, जैसी उनकी क्षमता है, योग्यता, उसी के अनुसार रोजगार मिलने लग जाए, तो 30-40% क्राइम कम हो सकता 30-40%? है। हाँ, क्राइम घट जाएगा। अच्छा, दूसरा ऐसा क्यों है सर कि आप जिस पोजीशन पे हो, आप शायद ऐसे नोटिस करा नहीं करा, लेकिन बंदा हमारे देश में कोई भी चीज होती है जो पीड़ित होता है वही डर रहा होता है पुलिस से, और पुलिस तोड़ती बहुत है सर, ऐसा मैंने सुना है। देखो, हमारी जो पुलिस है हमारे समाज से आ रही है। हमारे समाज जातियों में बटा हुआ है। जाति व्यवस्था सिर्फ बंटवारा नहीं है, इसमें हेट भी है। एक जाति दूसरी जाति से नफरत करती है, इस तरह के लोकोक्ति मुहावरे जोड़ रखे हैं, धर्म के आधार पर बटा हुआ है, तो पुलिस भी उसी का हिस्सा है। तो कई बार मतलब जो पुलिस में और एक क्या समाज में भी नैतिकता का अभाव है, तो जो समाज में नैतिकता का अभाव होगा तो पुलिस में भी होगा। तो ये नैतिकता का अभाव की वजह से मतलब भ्रष्टाचार भी ज़्यादा आ जाता है, और फिर उसके हिसाब से मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, उनका दिमाग का पूरा 360 डिग्री नहीं सोच पाते, नैतिकता नहीं है, इसलिए कई बार सही निष्कर्षों पर नहीं जाते। तो जैसे विदेश में आपने मतलब देखा होगा तो वहाँ पुलिस काफ़ी सहयोग करती है। हमको ये होना चाहिए पुलिस को, अगर आम जनता और पुलिस तो एक साथ हैं और बदमाश बेईमानों के खिलाफ हैं, ये इस तरह की सोच का करना है। अब इसको कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताऊं, वर्तमान में भी किया जा सकता है। जैसे देश का कोई किसी पुलिस तो प्रदेश का विषय है, न कि केंद्र का विषय है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे तो वो एक मतलब सबसे बढ़िया आदमी को डीजीपी लगाए, और वो डीजीपी लगाने के बाद ये कह दे भाई इससे में जो आपके पास मान लें 50 आईजीपी रैंक के अधिकारी हैं, और आपके मान लें 15 रेंज हैं, तो आप 15 में 50 में से जो बेस्ट आदमी हैं उनकी पोस्टिंग करिए, और उसके बाद फिर उसी हिसाब से मतलब उच्च नैतिकता और साइंटिफिक एटीट्यूड वाले उसी तरह से मतलब आप एसपी लगाइए। और अगर ये चेन रिएक्शन लागू चालू हो जाए और फिर एसपी को भी ये निर्देश दिए जाए कि आप एसएचओ वगैरह लगाते हो, वो उच्च नैतिकता वाले लोगों को लगाइए, साहसी भी हों ताकि बदमाशों से टक्कर ले सकें, और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो, तो उनका सोच का विकास भी हो। तो एक चेन, फिर एसएचओ, फिर वहाँ थानों में भी इस तरह के सिपाही लगाइए। तो एक अगर चेन चालू हो जाए मतलब मुख्यमंत्री से, तो ये देश में मतलब पुलिस व्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन क्या ऐसा है कि पुलिस महकमे के अंदर भी जातिवाद चलती है? देखो, जो समाज में चलता है पुलिस में भी चलता है। पूरा चलता है? हाँ, पूरा तो कम खैर, क्यों, कई बार कानून से बंधा होता है आदमी, उसके हिसाब बाहर भी जा सकता है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, फिर हो भी नहीं तो भी लोगों में, आम जनता में शक रहता है। जैसे मान लो कोई आपके झगड़ा किसी जाति के व्यक्ति से हो गया और आप थाने में चले गए, और वहाँ जो एसएचओ मिला उसकी नेम प्लेट पे उसी जाति लिखा हुआ उसकी, तो फिर आपका मतलब आप थोड़ा उसके शक पैदा हो जाएगा कि यार ये मेरे साथ न्याय मुश्किल करता है। सर मुझे ना एक ब्रेकडाउन दीजिए प्लीज इस चीज का, कि सपोज किसी के साथ क्राइम होता है, नाउ व्हाट आर दी स्टेप्स? एक आम आदमी को नहीं पता होता कि मैं थाने जाऊं, कहाँ जाऊं, 112 पे कॉल करूं, 100 नंबर पे कॉल करूं, तो इनका थोड़ा डिफरेंस मेरी ऑडियंस के लिए आप ब्रेक डाउन करिए कि उनको क्या पड़ा और किस किस तरह से प्रोसेस होता है। 112 नंबर पे तो आप तुरंत ही, जैसे मान लो आजकल हर थाने में एक अलग गाड़ी होती है, 112 के हिसाब से तुरंत पहुंच जाते हैं, मतलब कोई घटना घट रही है तो वहाँ चले जाते हैं। और 1930 पे जैसे मान लो कोई साइबर फ्रॉड होगा तो उसके लिए करते हैं, और ये पहले 100 नंबर इमरजेंसी का था। तो आजकल तो ये सारे जैसे कंट्रोल रूम में जाते हैं, तो कंट्रोल रूम से फिर वहाँ जिले में आ जाता है, भाई किस जिले का है, फिर जिले से फिर वो समझ थाने में एक्शन वगैरह इसमें हो जाता है वैसे। अच्छा, ये इतना ही प्रोसेस है? हाँ, और अब वो वाला प्रोसेस क्या होता है सर, जहाँ पे बंदा थाने में जाता है, उसकी बहुत सारे केसेस में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, लोगों को नचाया जा रहा है, बहुत टाइम इसमें हो गया। इसमें मैं ये सोच रहा था, अभी क्या है कि थाने में गैर किसी एफआईआर नहीं लिखी तो उसको लिख के कुछ नहीं देते। अगर मान लीजिए राज्य सरकार ये लागू कर दे कि भाई अगर थाने में आया, आप चलो उसकी कार्रवाई नहीं करते, उसकी एप्लीकेशन को लो और उसमें जो भी आपको उचित लगता है वो लिखो, ताकि आपका फिर जिम्मेदारी हो जाएगी। अब आपने ऐसे ही उसको टरका दिया तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना। तो इसलिए इसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई जैसे कोई डाक का कागज आया, आप चाहे उसको संबंधित जैसे दूसरे विभाग का कागज उसको वहाँ भेज दो। कोई ऐसे ही व्यक्ति आया तो मान लो उसने कोई एप्लीकेशन आपको दिया, आप लीजिए और उसमें बाकायदा कार्रवाई पुलिस लिख दीजिए, भाई ये मामला है, मेरे क्षेत्राधिकार का नहीं है, या ऐसा लगता है भाई मुलजिम तुरंत जरूरत है उसका पीछा करने की, से लूटपाट हो गई, तो फिर आप क्षेत्राधिकार न दे करके आप कार्रवाई चालू कर दीजिए, मतलब उसका आगे नाकाबंदी कराना, दूसरी कार्रवाई चालू कर दो, ताकि बदमाशों को फायदा नहीं मिले। अभी कई कई बार क्या होता है कि भाई उस क्षेत्र अधिकार नहीं होता तो वो मना कर देता है, फिर आदमी दूसरे वहाँ जाता है, और उसके पास साधन होता नहीं होता। 10-5 सिटी में तो 2-4-5 किलोमीटर पे थाना मिल जाता है, लेकिन गांव में तो 20-30 किलोमीटर पे थाने, तो वहाँ उसको वो फायदा मिल जाता है। ये पुलिस में मतलब सामंजस्य होना चाहिए थानों के बीच में, और इस काम को तो एसपी कर सकता है। अगर दूसरे जिले का मामला है तब तो अलग बात है,
लेकिन मान लो एसपी कह दे अपने एसएचओ को, भाई तुम इस आधार पर किसी को टरकाओगे नहीं, मान लीजिए दूसरे थाने का भी मैटर है तो उसको कह दो कि यार मैं दूसरे एसएचओ को फोन करो, और या आपके डिप्टी एसपी को फोन करो, एसीपी को फोन करो, वो इस चीज को कॉग्निजेंस लेकर के उसको करे। या दूसरा सर्किल है तो फिर एसपी के उस संज्ञान में लाया जाए। तो ये बिना लिखे उसको टरका देना, इस पे चाहे तो मतलब एसपी भी कर सकता है, डीजीपी भी कर सकता है, राज्य सरकार भी इस पे निर्देश जारी कर सकती और ऐसा कहा जाता है, यू टेल मी, कि सुनने में आता, सर मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है, कि जो पावरफुल है लोग, पुलिस उनका ज्यादा साथ देती है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो हमेशा पीड़ित ही रहता है। ये कहाँ तक सच है? है। अब तो एक नई चीज जुड़ गई, जो सोशल मीडिया में ज्यादा चिल्लाता है उसकी सुनवाई हो जाती है। ये तो सच है। कई बार बोले इसका मिस यूज भी हो जाता है, कोई फर्जी लोग बाग भी चिल्लाने लग जाते हैं, उनको फायदा मिल जाता है। लेकिन ये है कि भाई थोड़ा फर्क तो पड़ता है, जिसके संपर्क संबंध होंगे उसकी बात का ज्यादा वजन लेगी। लेकिन कई बार जब नियम कानून की बात आ जाती है तो फिर किसी को बड़े बड़े, कई बार मुख्यमंत्री तक इस तरह के लोगों को जेल जाना पड़ा है। तो ऐसा कई बार मतलब बच भी जाते हैं, कई बार फंस भी जाते हैं। अभी क्या कि स्ट्रिक्टली देश में लागू नहीं है चीजें। कई बार इसका नुकसान भी, कोई सेलिब्रिटी है तो उसका नुकसान भी उसको हो जाता है, कई बार हरदम फायदा ही नहीं मिलता प्रभावशाली का, कई बार छोटी सी बात उस पर लागू हो जाती है, उसको बड़ा नुकसान हो जाता और सर जैसे हम बात करते हैं रिश्वत की, तो ये भी कहा जाता है कि ये पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं जी। है। देखो, जैसा समाज होगा किसी देश का, वैसा कि वैसा सब जगह पुलिस भी वैसी ही मिलेगी आपको, हर विभाग में, चाहे इंजीनियरिंग वाले विभाग भी ऐसे ही मिलेंगे, इवन आपको सेना में भी करप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए अपने देश समाज को बदलने का प्रयास करें। समाज में उच्च नैतिकता किसी देश में होती है तो वहाँ की पुलिस अलग तरह से होती है। जो समाज में अपने यहाँ पर क्या, आप चाहे बहुत सारी शिकायत आपको प्राइवेट स्कूलों की मिल जाएगी, साहब अनाप शनाप फीस ले लेते हैं। जी। हर जगह आपको देखा जाएगा, जैसे आपने अभी मतलब कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपको हो सकता है कैब वाला भी आपसे ज़्यादा पैसे मांग ले, कोई कोई, सारे अपन नहीं कहते, लेकिन जैसा समाज होगा ना उसका सब जगह असर जाएगा। अगर अपन समाज को नहीं बदले बिना और सिर्फ पुलिस पुलिस को टारगेट करेंगे तो अपना मतलब समस्या का समाधान नहीं होगा। जुडिशरी में भी आपको वैसा ही करप्शन मिल जाएगा जितना पुलिस में है उतना। अब कम ज़्यादा होना, एक अवसर उपलब्धता की बात होना, वो अलग चीज़ है। लेकिन देश में क्या कि इसका अभाव है नैतिकता का, और ये शुरुआत इसकी होनी चाहिए उच्च नैतिकता की, देश की लीडरशिप से। वो सिर्फ खुद ही ईमानदार नहीं रहे, वो नीचे भी इंश्योर करे कि भाई इस तरह की कहीं वो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। अब वो मैंने पहले भी कहा था, पुलिस में एक चेन चालू करने की बात मैंने कही थी, इस तरह से हर डिपार्टमेंट में एक चेन रिएक्शन चालू करने की जरूरत है। अगर मान लो प्रधानमंत्री चाहेगा या प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहेगा, वही इसको कर सकता है, एक मंत्री भी नहीं कर सकता। मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रभावी हो सकता है बस। तो ये तो इसकी मेन जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की बनती है। ओके। और सर एक पुलिस वाले पे कितना प्रेशर होता है टेक्निकली, क्योंकि बाहर से तो हर बंदे को लगता है अरे पुलिस वाले हैं तो ठीक है, इनको क्या ही है, मतलब ये धारणा बनी हुई, मैं आपको आम जनता की, क्या शाम को आएंगे वहाँ पे एक चाय वाले के पास से सामान उन्हें पैक कराना है और चले जाएंगे, अभी इसके पास ठेले वाला है इसको परेशान करेंगे। बट एक्चुअली जो लोगों को नहीं पता, मैं चाहता हूँ वो बताएं कि कितना, किस लेवल तक का प्रेशर होता है। देखो, थाना स्तर पे ज़्यादा मतलब बिजी रहते हैं पुलिस वाले। फिर अधिकारी तो क्या है कि उनको तो जैसे ऑफिस में आ जाते हैं तो ऑफिस की छुट्टी रहती है, संडे सैटरडे की तो अधिकारी को तो मिल जाती है। लेकिन कोई जब बड़ा केस आता है तो फिर उनको मतलब बिजी रहना पड़ता है, चाहे छुट्टी का दिन भी हो। अब जैसे दिल्ली में आंदोलन चल रहा है तो उसमें पूरे दिल्ली पुलिस वाले सारे के सारे लगे हुए हैं, इसमें दिन रात ड्यूटी कर रहे होंगे। तो मतलब महीने में 8-10 दिन पुलिस वालों के लिए टफ आते हैं। उस दिन मतलब उनको ज़्यादा कहीं न कहीं कोई एकदम मर्डर हो गया, कोई रेप से का केस होगा, तो सेंसिटिव वगैरह, या कोई और जैसे घटना घट गई कोई, तो उस समय ज़्यादा रहना पड़ता है। नहीं तो महीने के 20 में दिन के आसपास थोड़ा वो शांति में हर आदमी रह सकता है। और ये थाना, ये पद के हिसाब से भी स्थिति थोड़ी अदल-बदल हो सकती अब जैसे आपके लेवल पे आने में कितने साल लगते हैं? है। अब जैसे 18-20 साल लगते हैं इसमें। 18-20 साल लग जाते हैं? हाँ। अच्छा। तो अब आप जिस लेवल पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आपको सुकून है थोड़ा, या अब ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई है? देखो, पुलिस हेडक्वार्टर में आने के बाद तो क्या है कि डीजीपी का रोल ज़्यादा रहता है। अब वो ब्रांच बटी रहती है, पर ज़्यादा रोल उसका रहता है। फिर उनके मतलब तो दूसरे अधिकारी उनकी सहायता के हिसाब से होता है। अच्छा। हाँ, उतना काम हाँ, का प्रेशर नहीं होता? मतलब फील्ड का कोई ऐसा ज़्यादा प्रेशर नहीं। फील्ड का प्रेशर किसको है, थाने को? थाने को एसपी तक रहता है, एसपी तक कई रहता है? बार आईजी, रेंज आईजी तक चला जाता है। अच्छा। अच्छा।
और सर अगर हम ऐसे देखें तो जो भर्ती है, मतलब व्हेन वी सी आईपीएस, वो तो ऐसा लगता है यार ये तो सपना है, ये बन जाते हैं, मजा ही आ जाएगा। लेकिन बहुत मेहनत है आईपीएस बनने में। हमने कुछ ऐसी मूवीज भी देखी है जिसमें बड़ी मेहनत है। क्या ऐसा क्रैक है जो आप स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हो कि भाई तुम ना इस तरह से प्रैक्टिस है, इस तरह से पढ़ाई करो या ये करो तो शायद तुम्हें थोड़ा सा आसान हो जाए? ऐसा क्या चीज होती है? वो देखो, इसमें तो जो आजकल तो कोचिंग सेंटर्स है वो अच्छा मेंटोर का काम करते हैं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बता देते हैं उनको। लेकिन ये जैसे आपने अभी एक तो कठोर मेहनत, जैसे 15-16 घंटे की पढ़ाई या कोई 10 घंटे में कर लेते हैं, और अनुशासन। कई बार जैसे आप 2 दिन पढ़ लिए, फिर 5 दिन गैप ले लिया, रेगुलरिटी वगैरह ऐसे नहीं होती, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो बच्चे शुरू से पढ़ाई में ठीक होते हैं तो उनको जनरल नॉलेज वगैरह उनकी ठीक हो जाती है, क्योंकि जो अपने स्कूलिंग में पढ़ते हैं वो सब जीके में काम आता है। तो जो उस समय अच्छी मेहनत करते हैं तो फिर उनको फ़ायदा मिल जाता ओके, ओके। सर आपने ऐसा देखा जैसे कि अभी आप जो बात कर रहे थे धर्म को लेकर, अंधविश्वास को लेकर, बहुत सारी चीजें, तो राजस्थान में तो बहुत सारी चीजें जो हैं बहुत पहले से प्रचलित है, जैसे कि बहुत सारे हॉन्टेड जगहें हैं जिनको बहुत बहुत बड़ा बनाया गया है, या फिर वहां पे सरकारी पत्थर लगे हैं, जैसे भानगढ़ का किला हो गया, कुलधारा है। हो गया। हॉन्टेड सबको हिंदी में बोल दो ताकि ज़्यादा लोग समझ जाएँ। हॉन्टेड का मतलब वही है कि भूता, अच्छा। जो थोड़ा सा डरावनी जगह हाँ, है तो जहाँ मैं पे बता दूँ, मना है जाना। जैसे भानगढ़ तो जयपुर के पास ही है। जी। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ मना क्यों कर रखा है? क्योंकि जो भी ये जो इसकी जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन लोगों का क्या है कि इनकी जो साइट है, उसमें क्या कर रखा है, रात में इसलिए नहीं रुकने देते ताकि वहाँ पर कोई उनको डैमेज नहीं करे। तो वो सरकार, मतलब वो अपना सरकारी नियम है। कोई ऐसा भूत-वूत कुछ नहीं है। लोग खूब रात को भी जाते हैं, आधी रात को भी जाते हैं। मैं आपको एक और एंश्योर कर दूँ, चाहे आपको अब तक लोगों ने किसी ने भी कुछ भूत-प्रेत वगैरह, जिन वगैरह बता दिए होंगे। लेकिन ये बात है, शून्य है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये दूर के लोग बागों को ऐसा लग रहा है। जो वहाँ के लोकल आदमी से आप जाके रियल में पूछो तो कह देगा यार कुछ नहीं है, पर लोग बाग क्योंकि यहाँ इस बहाने से आते हैं तो हमारी दुकानें वगैरह ठीक चल जाती है। अच्छा। तो यही कारण है। आपको देखा जाए, अगर आप गहराई में जाओगे तो हर 2-4 गाँव के बाद में कहीं न कहीं कोई आपको चमत्कार वाली बात बता देगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं। इन कुलधारा के बारे में बड़ी प्रचलित है, और कुल वहां पर सर मैं बताऊं, वहां पर एक बारी जी न्यूज में गौरव तिवारी, जिसकी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट था, उसकी बेचारे की डेथ भी हो गई बाद में। वो खुद गए थे जी न्यूज के साथ, और बहुत सारी चीजें लाइव कैमरे पे दिखाई थी, जहाँ पे उनको 2 जनरेटर जल गए थे एक टाइम पे न्यूज वालों के। उन्होंने बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस पकड़ी थी, तो वो सब चीजें क्या थी? देखो, कुलधरा का तो कोई भूता का नहीं है। कुलधरा का तो क्या था कि वहाँ कोई एक लड़की थी सुंदर, तो वहाँ का कोई राजा या सेनापति उससे शादी करना चाहता, वो अलग कास्ट का था। और वो लोग बाग उसकी, वो वहाँ शायद वो पालीवाल ब्राह्मण थे वहाँ पे, वो उसकी शादी नहीं करना चाहते। तो उसने अल्टीमेटम दिया, तो उन्होंने क्या किया, रात-रात में वहाँ से गायब हो गए और वो ऐसी जगह चले गए जो उनको मिल नहीं पाए। अच्छा, ये इसीलिए कहते हैं वो एक रात में सारा एक गांव रात बस गायब ये हो है, वहाँ कोई भूत-वूत का सिस्टम ही नहीं है। गया। अच्छा। तो ये सब बनी बनाई बातें हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, चाहे जो आप हर 2-4 गाँव के बीच में आपको किस्से मिल जाएँगे, और उनकी गहराई में आप जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर कई जगह पे जैसे जो तंत्र विद्याएं या इस तरह की चीजें होती हैं, क्या आपके पास ऐसे केसेस आए जहां पर आपने देखा कि कोई मानव बलि चढ़ा दी गई हो, या इट्स एन इंटेंशनल मर्डर? मैं तो इंटेंशनल मर्डर ही कहूंगा क्योंकि ये तो कहीं वैलिड ही नहीं है। लेकिन क्या वहां पर आपके क्षेत्र में इस तरह की चीजें होती हैं अभी भी, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस? हाँ, देखो, जैसे एक तो डायन या डाकन का केस आया था। हम्म। जैसे किसी का बैल मर गया, तो उधर बांसवाड़ा में तो बैल मर गया, तो उनका भी, इसको कोई एक औरत थी जो विधवा थी कि इसने इसको खा गई इसको, इसलिए बैल मरा, मेरा ये डाकन है। तो फिर जिसका बैल मरा था वो कुल्हाड़ी लेके डोलता, भाई इसको मारूंगा, कि भाई मेरे बैल को ये खा गई, मतलब बुल बैल। हम्म। फिर वो मेरे पास मुकदमा आया, फिर मैंने धमकाया, फिर उसको अरेस्ट किया। तो ऐसे केस आ जाते हैं, कई बार हत्या कर भी देते हैं लोग बाग। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जितने भी लोग बाग ये टोने टोट के करते हैं, मेरे घर पे कर जाओ, इनको फायदा हो जाए तो मैं सारे 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 लेने के लिए तैयार हूँ। आप अच्छा बिल्कुल इस चीज पे बिलीव ही नहीं है ही करते? नहीं। मैंने सबको अच्छे स्टडी कर रखा है, मैंने इस्लाम को भी कर रखा है, सब में ये है चीज़ है। उनके वहाँ जिन का प्रावधान है कि जिन लात मार जाता है, जिन ये कर जाता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। अब जैसे उनको कहते हैं साहब, मिकाइल जो फरिश्ता है वो बरसात कराता है। हिंदू कहेंगे साहब इंद्र भगवान बरसात कराता है, और बरसात मानसून से, चक्रवात से होती है, अपन को पता है। जी। तो ऐसे ऐसे ही बातें हैं, इनका अगर क्रॉस कराओगे तो बहुत सारी चीज़ तो वहीं कट जाती है।
अब आपको तो हिंदुओं में तो क्या कहते हैं साहब, कोई मर गया तो उसकी आत्मा दोबारा जन्म ले लेती है। और इस्लाम में इनमें क्या कर रखा, कोई मर गया तो कब्र में दफना दिया, उसकी आत्मा कब्र में ही रहेगी, उसकी रूह जो है कब्र में रहेगी जब तक कयामत नहीं आएगी, मतलब सृष्टि ब्रह्मांड नष्ट नहीं होगी। अब आप बताइए क्या प्रकृति में दो तरह की व्यवस्था हो सकती है साहब? हिंदू तो जन्म ले रहे हैं, मुसलमान सारे कब्रों में पड़े। लेकिन रीइंकार्नेशन के जैसे केसेस तो आए हैं, और शायद एक केस तो आपके राजस्थान के आसपास का ही था। एक नहीं, 2-3 केसेस इसका मैं बता राजस्थान दूं, के। हाँ, जैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, नर साइड से शुक्राणु आएगा, मदर साइड से अंडाणु आएगा, उनका निषेचन हो गया, दोनों ही जीवित हैं, सजीव हैं, तो बच्चा बन गया। थर्ड पार्टी कैसे घुसेगी उसमें? आत्मा की जो हम बात करते हैं। हाँ, तो आत्मा अलग से, जैसे मान लो अपन सजीव के लक्षण होते हैं, वो रहते हैं, मरने पे खत्म हो जाते हैं, निकलता कुछ नहीं है। और जो पुनर्जन्म है, वो जो अपन संतान पैदा करते हैं, ये अपना पुनर्जन्म है। माँ बाप पूर्वजन्म है, बच्चे पुनर्जन्म है, मरने पे नहीं होता। जो जीवित अपन जिंदे जिंदे रहते, जो संतान पैदा कर देते हैं ना, ये अपना पुनर्जन्म। लेकिन जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिन जिन तरह की केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें किसी बच्चे को अपना पूरा पास्ट याद है। उसको ये याद था कि मेरे बच्चे कौन है, मेरे पति पत्नी, मतलब मेरी वाइफ कौन थी। इसमें मैं बताऊं मोदी जी, इसे बहुत स्टडी हो गई। इसको अगर इधर से समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं, बच्चा क्या सोचता है, छोटा 2-4 साल का बच्चा, फिर वो बाद में, फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया जाता है। लेकिन अपन इधर से विज्ञान की तरफ से अपन चीज़ को देखें, जन्म कैसे हो रहा है, तो जन्म तो अंडाणु शुक्राणु से हो रहा है। फिर बच्चे में आपके डीएनए, जीन, सांस्कृतिक स्वभाव क्या रही है, थर्ड पार्टी घुसेगी कब? इसको अगर अपन प्रजनन से देखें तो चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। और अगर अपन उस वैसे अंदाजे से भाई पुनर्जन्म हो गया, तब अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और इसमें खूब स्टडी हो गई। अगर अंडाणु शुक्राणु में किसी कोई मृत होगा तो बच्चा ही नहीं बनेगा, वो तो पहले से जीवित है, तभी बच्चा बनता है। कई बार तो अपन भ्रूण को आज मान लो सेफ रख दिया, 25 साल बाद बच्चा पैदा कर लो, या सीमन को सेफ कर लो, चाहे एग को सेफ सेफ। तो इसलिए अगर इसको विज्ञान से समझते हैं तो बात सारी स्पष्ट हो जाती है। और पूर्व जन्म का फल भी मिलता है। अब मान लो आपने अच्छे पैसे कमा लिए, तो आपके बच्चों को ही मिलेंगे। अगर आपने कर्जा कर लिया तो बच्चों का आएगा, अगर मकान प्लाट ले तो बच्चों का आएगा। तो कहते हैं ना, पूर्व जन्म का फल मिलता है, तो माँ बाप पूर्व जन्म में उनका फल मिल तो रहा है, बच्चे पुनर्जन्म है। अब कोई कहता साहब किसी बच्चे के भाग्य अच्छे हैं साहब, ये धनवान घर में पैदा हो गया, यार इसके भाग्य गड़बड़ है, ये कमजोर घर में पैदा हो गया। तो भाई आपका बच्चा आपके पैदा होना है आपके घर में, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा धनवान घर में पैदा हो तो खुद धनवान बन बैठो, अपनी मेहनत। लेकिन फिर हम कर्मों के थ्योरीज पे आते हैं, फिर हम आते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म हमारे ही अपने, जो आप कह रहे हो कि वो माँ बाप है, लेकिन हाँ। हर कोई अपना भाग्य लेकर आ रहा है। नहीं, वो खुद की मेहनत है, उसका दिमाग देखो, मदर फादर दोनों का फिर कॉम्बिनेशन बढ़ता है, बिल्कुल प्योरली बाप को भी नहीं जाएगा बच्चा, माँ का, दोनों का मिश्रण से आएगा, उनका असर पड़ेगा। लेकिन जो इसमें जो धर्म ग्रंथ में तो पूर्व जन्म कर्म फल का था, आपने जैसे अच्छे कर्म किए तो हो सकता है आप ब्राह्मण बन जाओ, आपने गलत कमजोर कर्म किए तो हो सकता है शूद्र बन जाओ। हम कहते हैं भाई वो तो बच्चा तो अपने माँ बाप का ही होगा, डीएनए तो उनका ही आएगा, तो वो तो जैसे माँ बाप है वैसे ही बच्चा आएगा उसी का। तो वो कर्म से नहीं है, वो तो बच्चे मतलब तो संतान उत्पत्ति है, ये है पुनर्जन्म। ऐसा नहीं कि अच्छे कर्म करते ही ब्राह्मण बन जाएगा, वो तो वही जो जाति अब चल रही है तो उसी उसी हिसाब से पैदा होगा। सर, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है पुलिस में रहकर आपको? देखो, पुलिस में मुझे तो कोई खास चैलेंज नहीं आया। मेरा बताओ, मेरा आम जन से भी अच्छा व्यवहार रहा, तो मेरे से क्या आम जनता ट्रस्ट करती, मेरे विश्वास करती। मतलब वहाँ 1000, 2, 4, 5 हज़ार की भीड़ है, और मैंने कह दिया भाई इसको ऐसे करना है, तो उनको पता था कि न तो झूठ बोलता, न ये बेईमानी से करेगा, तो मेरे को ज़्यादा कभी परेशानी नहीं आई। जनता ने मेरे पे विश्वास किया बस, और सबॉर्डिनेट ने मेरे पूरा विश्वास किया। अगर मैं कभी ब्लफ नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, तो मुझे नैतिकता के हिसाब से मैंने आमतौर पर पुलिस का काम किया। इसलिए मुझे, और साहस के साथ, बदमाश था तो जिले का सबसे बड़ा बदमाश था, उसको धमकाया ताकि और दूसरे वैसे ही सुधर नाम जाए। क्या था सर उसका? हाँ, नाम लेना तो ठीक नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मुझे तो कोई ऐसा ज़्यादा इतना चैलेंज नहीं है, कि अगर उच्च नैतिकता से आप काम करोगे, आप में साहस भी है पर्याप्त, आप जाति धर्म के बायस्ड नहीं होगे, तो आपको काम आसान हो जाए। तो आप, हमारी जो आज की जनरेशन है, जिसको हम जेनजीज कहते हैं, या उनके बाद की जो जनरेशन होंगी, बढ़ रहे हैं, सब देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या उनको क्या ऐसा मोटिवेशनल चीज़ आप देंगे अपनी तरफ से जो उनको फ़ायदा करे? मैं युवाओं से भी यही कहूँगा, चाहे वो महिला हो, छात्र हो चाहे छात्रा हो, भाई वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, ये जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचें, उच्च नैतिकता से व्यवहार करें, काम करें, ताकि उनकी साख बनेगी। और पर्याप्त साहस रखें। साहस के, जैसे मान लो कोई नया करोगे तब भी आपको साहस की जरूरत पड़ती है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे
तो इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो वो मतलब उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, 360 डिग्री सोचने लग जाएगा। तो मैं तो जो युवक हैं उनसे यही बातें कहूँगा, नवयुवक या नवयुवक जो भी है। ये विज्ञान की तरफ जाए। हाँ, विज्ञानवाद से ही देश सुपर पावर बनेगा, विज्ञान जब विज्ञान तकनीकी विकास होगा तभी उनको रोज़गार मिलेगा और उसकी जो नींव है, जो आधार है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और सर, हाउ डू यू सी एआई, एआई का इस्तेमाल? एआई तो ये विज्ञान तकनीकी है, ये तो बढ़ता ही जाएगा, तो विज्ञान तकनीकी में तो खोज होती जाएगी। तो जो देश अग्रणी हो जाएगा वो फ़ायदे में रहेगा और हम पिछलग्गू रहेंगे तो हम नुकसान में जाते रहेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपन को विज्ञान पे हर जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। ये डीआरडीओ और ऐसी संस्थाएँ हर स्टेट में होनी चाहिए। इसरो वगैरह हर स्टेट में होनी चाहिए, हर राज्य में होनी चाहिए। और जैसे कि पुलिस में भी अब तो साइबर के बाद तो साइबर क्राइम एक नया डिपार्टमेंट ही आ गया है। तो आप इस पे देखते हैं लोगों के फ्यूचर की, अगर वो पढ़ाई करते हैं एआई की या टेक्नोलॉजी की? इसमें मैं यही कहूँगा कि भई हाँ, पुलिस में भर्ती में अभी इस तरह से किया नहीं है। मैं चाहूँगा हर स्टेट में 4-4, 5-5 हज़ार या उनकी आवश्यकता है 10,000 भी, वो सिर्फ़ इसी की परीक्षा साइबर क्राइम या साइबर के बारे में ही परीक्षा करा के और कांस्टेबल भर्ती करें हम्म। या और उच्च स्तर पे भर्ती कराएँ। तो वो एक्सपर्ट होंगे तो वो मतलब इन चीज़ों को जल्दी पकड़ेंगे। अब बहुत बार पुलिस वाले उन चीज़ों को जानते नहीं है कई बार, तो फिर नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। सर, मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी कि डू यू, आप बताइए, मुझे तो नहीं पता, लेकिन क्या पुलिस को क्रॉस ट्रेनिंग्स मिलती है नई नई चीजों की? कुछ भी नई चीज आई मार्केट में, क्या नहीं, क्रॉस ट्रेन ट्रेनिंग करा तो के आता मिलती है? है, ट्रेनिंग तो देते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, पर अब उसको बार-बार रिपीट करते तब चीज़ें याद रहती हैं। ट्रेनिंग करके अगर मान लो उसको उसी तरह का मतलब उसको बार-बार उसको रिपीट नहीं किया मतलब उसको यूज़ नहीं किया, तो भूल जाता आदमी। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा, मैंने कई सारे ऐसी वीडियोस देखे हैं जिसमें कि जो बाइकर्स होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, उन पे चालान काटा जाता है। अब वो बता रहे होते हैं कि सर ये कंपनी फिटेड साइलेंसर है या फिर बाइक ही ऐसी बनी है इतनी सीसी की, इसकी आवाज ऐसी होती है। वो नॉलेज उनको नहीं होती शायद। आई एम नॉट श्योर कि होती है नहीं होती, उनकी प्रोटोकॉल्स क्या है, लेकिन वीडियो में तो ऐसे ही दिख रहा होता है कि शायद नहीं है। तो उसकी ट्रेनिंग्स या कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आती है जिनको उनको नहीं पता, तो उसकी ट्रेनिंग्स। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, तो जैसे मान लीजिए जो मोटर व्हीकल है, इसका भी मतलब उसमें ऐड कर देना चाहिए, वो जो नए-नए जो डेवलपमेंट होते हैं, वो भी मतलब एमवी एक्ट में जो है उसमें ऐड करनी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, उसमें वो चेंजेज़ करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए उसको। क्योंकि बच्चे बेचारे जो जा रहे हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। हाँ, तो कानून में आ जाएगा तो उसको पढ़ लेंगे, चेंज आ जाएगा। सर, कानून के लिए कहा जाता है कि तोड़ बहुत है कानून में इंडिया में। तो आपको भी लगता है कि कानून के अंदर तोड़ मोड़ बहुत है और उससे कई लोग जो है बच के निकल जाते हैं? हाँ, ये तो देखो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क पड़ जाता है कई बार तो। और अब इसमें ये कह सकते हो, अभी तोड़ का तो क्या है, कई बार तो बेयर चीज़ रहती है, वही साफ़ होती है। कई बार थोड़ा-सा मतलब ये सिविल मतलब नेचर का अपराध है या क्रिमिनल नेचर का है, ये भी फ़र्क रह जाता है। जैसे कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इस तरह की चीज़ें रह जाती है बस उसमें। क्या ऐसा है कि कई बार सबूतों के अभाव में, जैसे आपको सर पता है कि यार ये तो करा ही है इस बंदे ने क्राइम, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबूत नहीं मिल पाया, तो उस वजह से कोई ऐसा क्रिमिनल छूट जाते हैं? मतलब होता है क्या इस तरह से? वही देखो इतनी सारी घटनाएँ घटती हैं तो कई बार सबूत नहीं अभी आ पाते। कई बार मान लीजिए गवाह भी नहीं देते लोग बाग, क्योंकि अपने देश में साहस का अभाव है, तो या दूसरे की नैतिकता नहीं है कि मैं इसके लिए समय खराब करूँ, या डर जाता है कि यार मेरे खिलाफ कोई कुछ कर देगा। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब अगर गवाह सबूत नहीं जाएँगे, तो फिर क्रिमिनल को फ़ायदा मिलता ही है उसका। हम्म। सर, एक एक एश्योरेंस तो कम से कम हमारे ऑडियंस को दीजिए, जो भी अगर जयपुर के आसपास के ऑडियंस हैं, कि वो बिना डरे उनको तो न्याय मिलेगा जो पीड़ित भाई मेरा तो नंबर वैसे पूरे इंडिया में है है। और मेरे पास लोग बाग काफ़ी फ़ोन मैसेज करते हैं। जी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक तो जो सारे जो अधिकारी हैं ना, इनके फ़ोन नंबर सार्वजनिक होने चाहिए। हम्म। तो वो लोग बाग उनसे बड़े संपर्क कर सकें, ताकि उसको अगर फ़ोन नहीं उठाया तो मैसेज कर सकें, हम्म। तो उनकी ज़िम्मेदारी फ़िक्स हो जाएगी। और ये राज्य सरकार अगर ऐसे नियम बना मतलब निर्देश जारी कर दे, कोई सब अधिकारी जो फ़ील्ड में हैं, उनके अपने मतलब वो रखेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट भी रखें वो। क्यों बिना सोशल मीडिया के तो फिर उनको कैसे संपर्क करेंगे, उनके नंबर नहीं होते, तो उनको इस तरह से निर्देश जारी करने की ज़रूरत है। ओके, दैट मेक्स सेंस। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस अगर हेल्प चाहे आसपास की, तो आपसे जरूर संपर्क करें, और बाहर की भी अगर कुछ जानना है, ज्ञान चाहिए, तो दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद यू। अच्छी मुहिम चला रहे हैं सर, चलाते रहिए। जनता के अंदर आप पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। बाकी तो देखिए, मानना ना मानना सब अपने 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 दिमाग की उपज है, अपना अपना वो है। लेकिन अच्छा लगा सर आपसे बात करके।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे तो अपनी पीढ़ी पे पूरा विश्वास है कि अपनी पीढ़ी ऐसा काम कर जाएगी जो आने वाली पीढ़ियां गर्व करेगी वे कोई आए थे जो इस देश को सही दिशा देके चले गए। बहुत अच्छी बात है सर, दिशा देना बहुत जरूरी है, बाकी दशा तो सुधर ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।